खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हुई दलित परिवार की शादी की गुड़चड़ी। लक्ष्मणगढ़ के ग्राम टोड़ा में समाज कंटकों ने दी थी धमकी। दिव्यांगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने के विरोध में आत्मदाह की दी चेतावनी। जिला कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारियों से मिले दिव्यांग समिति के प्रतिनिधि। युवाओं के लिए निराशाजनक बनी मुख्यमंत्री संबल योजना। 12,000 से अधिक बेरोजगारों को करीब 6 माह से नहीं मिला भत्ता। और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस पर्यवेक्षक धर्मेंद्र राठौड़ ने किए दौरे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुई बैठकें। और अब खबरें विस्तार से। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम टोड़ा में एक दलित युवती की शादी रविवार को कड़े पुलिस पहरे में आयोजित की गई। इस दौरान 6 थानों के जाब्ते सहित 2 DSP मौजूद रहे। बैतूकला थाना अधिकारी रामस्वरूप बैरवा ने बताया कि टोड़ा निवासी 23 वर्षीय सोनू कुमार जाटव ने कुछ दिन पहले थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें सोनू ने बताया कि उसकी बहन की शादी 4 फरवरी को ग्राम टोड़ा में है, वहीं बारात ग्राम कलसाड़ा से आ रही है। उसने आशंका जताई कि गांव के कुछ तत्व शादी में निकाले जाने वाली गुड़चड़ी और अन्य समारोह में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। साथ ही उसने शादी में सुरक्षा देने की मांग की थी। इस पर पुलिस ने अमल करते हुए टोड़ा गाँव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर सभी समुदायों के लोगों से सहयोग करने का आह्वान किया। उधर भीमसेना प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि 4 फरवरी को गुड़चड़ी के दौरान ASP सुरेश खींची और कठुमर DSP सहित पुलिस एवं RAC के जवान मौजूद रहे। इनमें कठुमर, खेड़ली, बहतूकला, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, बड़दौमे और लक्ष्मणगढ़ थानों का जाब्ता शामिल था। गौरतलब है कि एक और 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, लेकिन समाज आज भी जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता की रूढ़ियों में अटका हुआ है। इसी वजह से ग्राम टोड़ा जैसे उदाहरण सामने आते हैं। दिव्यांगों को सरकार अनेक सुविधाएं देती है, लेकिन अलवर में दर्जनों दिव्यांगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। अलवर जिले में CMHO कार्यालय के अधीन कुल 57 दिव्यांगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए। दिव्यांग संस्था के अध्यक्ष अशोक नागर ने बताया कि CMHO विभाग द्वारा 53 दिव्यांगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। साथ ही पूर्व में वर्ष 2021-22 में एक परिवार के 4 फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए थे। इसे लेकर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह फर्जी प्रमाण पत्र बनते रहे तो वास्तविक पात्र दिव्यांगों को लाभ नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि इस मामले में संबंधित कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए। परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा और पंडित तोताराम नर सेवा संस्थान द्वारा जो 53 दिव्यांग प्रमाण पत्र CMHO कार्यालय द्वारा फर्जी बनाए गए और पूर्व में 2021-22 में भी एक ही परिवार के 4-5 दिव्यांग जनों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। हम ये चाहते हैं अगर ऐसे फर्जी वाले प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे तो वास्तव में जो दिव्यांग है उसको लाभ कैसे मिलेगा, उसको नौकरी कैसे मिलेगी, उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसका देख रेख कौन करेगा। उसकी दोनों पैर खराब है, उसकी दोनों आंखें खराब है। अगर तुम जिसकी दोनों पैर सही है, दोनों आंख सही है, उनका सर्टिफिकेट बनाओगे तो इन दिव्यांगों के कौन देख रेख करेगा। हम ये चाहते हैं मिले जब तक कार्यालय की जांच नहीं होगी, कर्मचारियों की जांच नहीं होगी तो ये फर्जी वाला ना आज रुकेगा ना कल रुकेगा। दोषियों को कानूनी कार्रवाई के तहत उनको जेल भेजो, डॉक्टरों को जेल भेजो। जब आप ये बताइए CMHO साहब के फर्जी से हस्ताक्षर हो गए और प्रमाण पत्र 53 जारी हो गए और हमें भनक भी नहीं लगे, कलेक्टर साहब को पता नहीं है और जो तो निदेशालय जयपुर से पता लगा है कि 53 फर्जी है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र हैं अलवर जिले में वो सब रद्द किए जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे इन दिव्यांग जनों को लाभ मिल सके।
उधर कोषाध्यक्ष भवानी सिंह का कहना है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में कई कर्मचारी भी लिप्त हैं। साथ ही जिला अस्पताल के कुछ चिकित्सकों की मिलीभगत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 5 दिन में इस मामले का समाधान नहीं हुआ तो दिव्यांग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई है। षड्यंत्रकारी जो ये विभाग है, इसमें बिना किसी लिफ्ट का अगर कोई जब तक कर्मचारी इसके अंदर लिप्त नहीं होगा तब तक ये काम करना कोई छोटा आसान नहीं है। 4 स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया पार होना बिना किसी विभाग के कर्मचारी से लिप्त हुए ये कार्य करना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ का विभाग का कर्मचारी तो इसके अंदर लिप्त है। और पूर्व में जो 4 प्रमाण पत्र हमने निरस्त करवाए थे, इन्होंने उनकी जांच की, इन्होंने पाया उनके किसी के डॉक्यूमेंट भी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं मिले, इन्होंने पाया और उसको निरस्त किया। और ये उपखंड अधिकारी की फोटोकॉपी मेरे हाथ में है, जिन्होंने साफ ऑर्डर कर रखे हैं कि वो दोबारा रीमेडिकल के लिए आए। 4 साल बीत गए, ना ही तो पुलिस, ना ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ना ही इस जिले के आदरणीय कलेक्टर साहब जो भी उस समय रहे, हम 4 साल से भटक रहे हैं। 4 साल से उन मुलजिमों को मेडिकल के लिए आज तक ना तो ये टीम लेके आ सकी है और ना ही विभाग लेके आ सका है। क्यों? क्योंकि वो 4 डॉक्टर, आज 3 डॉक्टर जिसमें से आज यहाँ पर कार्यरत हैं, 1 डॉक्टर रिटायरमेंट हो गया, उन तीनों डॉक्टरों की नौकरी जारी है। इस चक्कर में मुलजिम भी घूम रहे हैं और डॉक्टर यहाँ पे अपनी रोटी पका रहे हैं। और उसके बाद में इनका जब हौसला बढ़ा है तब 53 फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और जारी हो गए और ना जाने कितने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हैं। हम फॉर्म भरते हैं, एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम देते हैं, हम वहीं सिमट जाते हैं। नौकरी हमारे अच्छे जो रिश्तेदार हैं, जो रिश्वतखोर लोग हैं, इनसे लिप्त हैं, वो हमारी नौकरी लेके चले जाते हैं। और हम तपती धूप में, कड़कती ठंड में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम कैसे कैसे अपनी 1000 रुपए पेंसिल के प्रति हमारा गुजारा करते हैं। हम यहीं भटकते रह जाते हैं और हमारा लाभ कोई और ले जाता है। मेरा निवेदन है, विभाग या तो चेत जाए, नहीं पूरे जनसंख्या सैलाब के साथ ये दिव्यांग साथी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। या तो इनको 5 दिन के अंदर इन डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करके संस्था को अवगत करवाएं, नहीं तो 6ठा दिन हमारा होगा, या हम पानी की टंकी पे चढ़कर और हम सचिवालय की छत पे चढ़कर हम जान भी दे सकते हैं। और मैं विशेषकर मैं स्पेशल जान दे सकता हूं। मैं प्रशासन को ये बात चेता रहा हूं, या तो इनके ऊपर 5 दिन में कार्रवाई कर लें, अन्यथा मैं मेरी जान दूंगा। कुल मिलाकर यह आरोप गंभीर है और उच्च स्तर की जांच के बाद ही वास्तविकता का पता लग पाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 4 घंटे की इंटर्नशिप करने वाले हजारों युवाओं को 6 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा। जिले के 12,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को नियमित ड्यूटी के बाद भी भत्ते की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। युवाओं को यह भत्ता अगस्त 2023 से नहीं मिल पाया है। गौरतलब है कि इन बेरोजगारों को 4,000 से 4500 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अलवर में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 12,680 युवा पंजीकृत है। यह सभी आवंटित विभाग में इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके बाद भी बेरोजगार अगस्त 2023 से भत्ते से वंचित बने हुए हैं। हालांकि विभाग की ओर से अगस्त माह का बिल बनाकर कोष कार्यालय भेजा गया था, लेकिन राज्य स्तर से भुगतान नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद विभाग की ओर से सितंबर 2023 के बिल भी कोष कार्यालय भेजे जा चुके हैं। उधर जिला रोजगार अधिकारी श्रेष्ठ दीक्षित का कहना है कि विभाग को पिछले दिनों सरकार से 170 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इस बजट से जल्दी बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अभी 12,680 बच्चे को लाभान्वित किया जा रहा है। अभी कार्यालय स्तर पर सितंबर माह तक के बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और जुलाई माह तक सारी कैटेगरी यानी कि जनरल, SC, ST के बिल ECS हो गए हैं। सिमिलरली अगस्त माह में SC, ST के बिल ECS हो गए हैं। अभी अगस्त के जनरल के और सितंबर के सभी के बिल ECS होना बाकी है। क्या कारण अक्टूबर माह का जो बिल है वो हम 8 फरवरी तक ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देंगे। सर क्या कारण रहा है जो नहीं हो पाए हैं भुगतान अब तक? हमने बिल बना के पहले ही भेज दिए थे, लेकिन बजट अभाव के कारण बिल पास नहीं हुए थे। जैसे ही बजट मिलेगा और ECS हो जाएंगे, लोगों को लाभ मिल जाएगा। पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे भाजपा नेता राजेंद्र राठौर सोमवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर राठौर ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया है। उनका कहना था कि प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। साथ ही नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन कार्यकर्ता कौन सा चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हम सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी ये हमारे आलाकमान तय करता है।
बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ पर इकाइयाँ तैयार है, हमारे पन्ना प्रमुख तक तैयार है और आज इसीलिए हमको इस समन्वय समिति की बैठक में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 निश्चित तौर पर पुनः पूरा करेगी। सर, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलेगा प्रधानमंत्री? स्पष्ट बहुमत नहीं, अति स्पष्ट बहुमत, इस बार 400 पार निश्चित तौर पर। उधर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू किया है। अब इस योजना में 13 जिलों से बढ़ाकर 21 जिले शामिल कर दिए गए हैं। एक शानदार पहल हुई। ईआरसीपी के नाम पर 5 साल तक लगातार गहलोत सरकार बयानबाजी और राजनीति से बाहर नहीं निकली। सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने को कहा था हमने कि आप CWC के अंदर जाएं, उनकी तकनीकी ऑब्जेक्शन है उनको, और मध्य प्रदेश सरकार ने जो ऐतराज़ किए उनको दूर करने के लिए कोई ना कोई प्रयास होना चाहिए, परंतु उन्होंने प्रयास नहीं किए। ये ट्रिपल इंजन की सरकार का कमाल है। सरकार ने 1.5 महीने का कार्यकाल पूरा किया ही नहीं कि इससे पहले ईआरसीपी को धरती पर उतार दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में जो स्थगन आदेश ले रखा था ईआरसीपी के निर्माण में मध्य प्रदेश की सरकार ने, वो भी उन्होंने वापस ले लिया। डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया। 13 से बढ़कर 21 जिले, और मैं समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं जब ईआरसीपी धरती पर उतरेगी। कांग्रेस ने अपने अंतिम राज्यपाल के अभिभाषण में 2051 तक ईआरसीपी को पूरा करने का वादा किया था, यानी इतना लंबा अंतराल, और ये सरकार अपने इस कार्यकाल के अंदर ईआरसीपी को मूर्त रूप देकर जाएगी। और वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पर्यवेक्षक धर्मेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इसके अलावा सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में पर्ची से चलने वाली सरकार मौजूद है। धर्मेंद्र राठौड़ ने झारखंड का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन तानाशाही से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस पर्यवेक्षक ने आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कराने का दावा भी किया। मोदी जी की सरकार विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के जो निशाने पे लिया जा रहा है, और इस लेवल पे वो निशाने पे ले रहे हैं। एक भी बीजेपी का नेता के इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की कोई रेड नहीं हुई, एक भी। अगर कोई ध्यान में है तो आप बताइए। विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के उनको निशाने पे ले रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स से परेशान कर रहे हैं। पहली घटना है देश में जब मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और उनको गिरफ्तार किया हो। आज भी वो विधानसभा में बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन खुद, कि राजभवन उसमें लिप्त है। कांग्रेस पार्टी के जो महबूब नेता राहुल गांधी वो सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं सरकार बनते ही बीजेपी की जो भजनलाल जी आगे सीएम ने पर्ची से सरकार बनी। सरकार बनने के 1 महीने बाद में जो करणपुर का उपचुनाव हुआ, जिस ढंग से इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को मंत्री पद की शपथ दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने उसकी चुनाव आयोग को शिकायत भी करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन करणपुर की जनता ने उनको न केवल चुनाव हराया, तो एक झटका दिया इनको और मिजाज बता दिया कि राजस्थान का और देश का मिजाज क्या है। और वहीं अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर कांग्रेस पर्यवेक्षक धर्मेंद्र राठौड़ ने बैठक ली। इसमें शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक ए और बी के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए कार्यकर्ता दिन रात जुट जाएं। उनका कहना था कि जल्दी पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। वहीं इस अवसर पर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, शहर अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मैं हर विधानसभा के दोनों ब्लॉक में जा रहा हूँ। ये मेरी 16वीं मीटिंग होगी। जो मैं गया हूँ अलवर में, वैसे भी 8 में से लोकसभा जो क्षेत्र है 8 में से 5 सीट हमने जीती है। 3 पे भी हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। 1.5 लाख वोट हमारे को ज़्यादा मिले। अजमेर, अलवर की जनता में जो उत्साह, मैंने मीटिंग ली है हर ब्लॉक पे। आज मैंने लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ ब्लॉक पे जाके आया हूँ। अभी अलवर ए और बे दोनों ब्लॉक की बैठक है। तो जो जनता में रेस्पॉन्स है वो ज़बरदस्त है कांग्रेस पार्टी की, और मुझे पूरा यकीन है कि अलवर की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और न केवल अलवर जीतेगी,
बल्कि अब राजस्थान से 10, 12, 15 सीट तक हम जीत सकते हैं। कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि राजस्थान को भी अब केंद्र शासित प्रदेश एक तरह से बना दिया गया है। हर फैसले में दिल्ली की तरफ देखना पड़ रहा हूँ और एक पूरा राजस्थान में प्रचार हो गया कि ये सरकार तो पर्ची की सरकार है। इन दिनों बाजारों में शादियों से जुड़ी खरीदारी जोरों पर है। सराफा व्यापार समिति अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि सावों के चलते चहल पहल बनी हुई है। लोग विवाह कार्यक्रमों के लिए जेवरात भी खरीद रहे हैं। गर्ग के अनुसार पिछले वर्षों में जेवरों की बिक्री में ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही अब ज्यादातर लोग जेवर लेने के लिए दिल्ली और जयपुर नहीं जाते। सोने और चांदी के अलावा आर्टिफिशियल सिल्वर ज्वेलरी का चलन भी बढ़ा है। वहीं 22 कैरेट के सोने का भाव 64,000 प्रति तोला और चांदी का भाव 74,000 रुपए किलो बना हुआ है। देखिए, सावे चल रहे हैं इस समय अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से और अदर उसमें भी चल रहे हैं। ज्वेलरी की काफ़ी अच्छी मांग है क्योंकि ये सोना तो शुरुआत से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिवाज बना हुआ है कि सबसे ज़्यादा पैसा एक शादी में जो लगता है वो सोने में लगाया जाता है। उसका कारण ये है कि भविष्य जो वर वधू का सेफ रहे और उस सबको देखते हुए सोने का कल्चर पुराना है गोल्ड का। तो और सावे बहुत बढ़िया हैं और सावे में गोल्ड ज्वेलरी की काफ़ी अच्छी डिमांड है। जो रेगुलर ज्वेलरी है जैसे पीला जेवर और गेरू जेवर ये तो काफ़ी बिक ही रहा है। साथ में इस समय जो नए बच्चे हैं उनके हिसाब से कुंदन की, मीने की, डायमंड की ये ज्वेलरी का काफ़ी प्रचलन बढ़ा है। साथ में कभी कभार जैसे सिल्वर ज्वेलरी का भी आजकल प्रचलन बढ़ा है जो इजी टू कैरी लोग कहीं भी बाहर आने जाने में यूज कर लेते हैं। 64,000 जेवराती 22/22 जिसको बोलते हैं 100% वापसी, इसका भाव है 60,000 और चांदी का भाव है 73,500 रुपया। उधर बजाजा बाजार स्थित दुकानदार भोलाराम तस्वीर वाले ने बताया कि साफे, पगड़ी, कलंगी और माला आदि की बिक्री जारी है। सावे का रुझान है, कैलेंडरों के हिसाब से तो सावे भरे पड़े हैं पूरे महीने, लेकिन बाजार में काम सावे के नाम का नहीं है। कुछ ग्राहक आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, क्या है। बाजार बिल्कुल खाली पड़े हैं, बाजार में काम नहीं है सावे के नाम का। तो इस समय शहरों के सावे ज़्यादा रहते हैं, इस टाइम शहरी सावे ज़्यादा हैं, तो वो क्या है कि खरीदारी पता नहीं किस हिसाब से कर रहे हैं, बाजार में काम नहीं है। महंगाई को देखते हैं, महंगाई भी है, हर चीज़ में तेज़ी भी है, तो काम है नहीं बाजार। तो किस किस तरह के आइटम ज़्यादा बिकते हैं? हमारे यहाँ साफे हैं, सेरे हैं, किलंगी है, शेरवानी वगैरह है, माला वगैरह है, बाकी ग्राहकी कम है इस बार। वहीं बजाजा बाजार में बर्तन की दुकान पर भी खासी भीड़ नजर आई। यहां मौजूद विक्रेता के अनुसार ज्यादातर लोग कन्यादान के लिए बर्तन खरीदते हैं। बहुत अच्छा है, बढ़िया अपने ग्राहक है, सावों के शादियों का काफ़ी काम है, बर्तन बिक रहे हैं काफ़ी अच्छा। तो किस किस तरह के बर्तन अधिकतर में किचन सेट्स हैं, अपनी खुद की ब्रांडिंग है शिवम की, उसके किचन सेट्स बिक रहे हैं जो आजकल डिमांड में है पूरे अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा अपने शादियों के बर्तन काफ़ी बिक रहे हैं, बांटने के आइटम बिक रहे हैं, लेजर आइटम हमारे आए हुए हैं, हमारी खुद की उसमें काफ़ी डिमांड है कन्यादान के बर्तन। जी जी जी। अलवर के सामंत चिकित्सालय में खुले विद्युत तारों की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। हाल ही बारिश भी हुई है, लेकिन इसके बाद भी जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग की छत पर वायरिंग खुली हुई पड़ी है। इस ओर अस्पताल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। गौरतलब है कि इसी भवन की ओपीडी में रोजाना करीब 1000 रोगी और उनके परिजन पहुंचते हैं। इसके अलावा सभी चिकित्सक भी इसी बिल्डिंग के अंदर बैठते हैं। बारिश के दिनों में बिल्डिंग में करंट भी आ सकता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन उदासीन बना हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह के हालात सामान्य चिकित्सालय में बने हुए हैं। अलवर जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, यहाँ के हालात हम अक्सर आपको दिखाते हैं, लेकिन अब एक ऐसी खतरनाक स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यह ओपीडी की बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो छत है यहाँ पर खुले तार हैं, जिसकी जो विद्युत की क्षमता है वो करीब 11,000 kV हो सकती है। पूरे जो स्थिति यहाँ की है उसमें यह है कि मुख्य रूप से अभी ये बारिश का मौसम है, पूरी जो बिल्डिंग है इसमें करंट दौड़ सकता है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ मरीज होते हैं, ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इस ओर चिकित्सालय प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। लगातार मीडिया के जरिए अवगत कराने के बाद चिकित्सा प्रशासन इसकी सुध लेता है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर पर भी हमने स्थिति ये दिखाई थी। उसके अलावा सामान्य चिकित्सालय के जो प्रमुख द्वार है वहाँ पर भी कई ऐसे तार हैं जो खुले हुए हैं। छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर चिकित्सा सुविधा लेने के लिए आते हैं। लेकिन जिला मुख्यालय के अस्पताल की यदि यह व्यवस्था है
तो CSC PSC का क्या हाल होगा, एक देखने का विषय रहेगा। लेकिन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी इस बारे में अनभिज्ञ हैं। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस मामले में वह किस तरह की कार्रवाई करेंगे। भगवान सैनी। उधर जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर विजय चौधरी के अनुसार JN को अवगत करवाकर खुले तारों की समस्या दूर करवाई जाएगी। और वहीं अलवर बस स्टैंड पर मत्स्य आगाज सुरक्षा शाखा और चालकों का विश्राम स्थल अनेक वर्षों से क्षतिग्रस्त है। इन सभी स्थलों की छत से चूना झड़ता है। ऐसे में यहां आने वाले चालकों आदि के घायल होने की संभावना भी बनी रहती है। साथ ही बारिश में पानी भी टपकता है। सुरक्षा गार्ड हरि सिंह ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम इसके लिए कई बार नोटशीट दे चुके हैं और अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई चंदा वंदा कह रहे हैं कि चंदा करवा के काम करवाएंगे। तो उस कब से है इस तरह की हालत? ये करीब मैं तो 2 साल होगी मेरे को इसी हालत में। 2 साल से ऐसी? हाँ, रोज रोज सिर के ऊपर गिरता है ऊपर से और हालत ज़्यादा ख़राब है। और इसमें बारिश में तो बहुत ज़्यादा पानी टपकता है सीधा। जहाँ चालक सोते हैं वहाँ भी इस तरह का चालक सोते हैं, उसका भी वही हाल है। और ये हमारी सुरक्षा शाखा है, इसका भी यही हाल है। और परसों भी अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने भी इसको देख के गए और इसकी तस्वीर वगैरह खींच के ले गए। बारिश में तो फाइल वगैरह भी बारिश में तो इनके ऊपर तिरपाल उपाल डालना पड़ता है, फाइल सारे कागजात भीग जाते हैं। शहर के दाऊदपुर फाटक के समीप नाले में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गुरु नानक कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय दीनदयाल सिंधीवाल के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला। परिजनों ने बताया कि दीनदयाल कान साफ करने का काम करता था। संभावना है कि गत रात शराब पीकर वह नाले में गिर गया। मृतक के 3 बच्चे हैं जिनका विवाह हो चुका है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दीनदयाल के परिजन रजत ने घटनाक्रम की जानकारी दी। गुरु नानक कॉलोनी का है और क्या नाम, शाम के टाइम ये 8-9 बजे से निकला हुआ था, पता नहीं था। इसको ढूंढ भी रहे थे रात को, मिल नहीं रहा था। ये क्या, ये नाड़े के अंदर आके तो मर गया। ड्रिंक कर रहा, पीता खाता था ये, तो चलिए कोई पैसा मुसाफ कर रहा था नाड़े में, तो गिर गया नाड़े के अंदर। इसको पता नहीं, सभी ढूंढ रहे थे पूरी रात की। सुबह सबको पता चला भाई वहाँ है वो। क्या नाम है इनका? इसका नाम दीनदयाल है। कितनी उम्र है इसके 40-50 साल की है। वही के निवासी गुरु नानक कॉलोनी के। हाँ, गुरु नानक। क्या काम करते हैं? ये कान की सफाई करता था बेचारा, गरीब आदमी था। सुबह से आता, सुबह निकलता था, शाम को आता था ये। जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में विभागीय कार्यालयों एवं परिसर में साफ सफाई का अभियान जारी है। इसके तहत अलवर जिले के कार्यालयों और परिसर की खाली जमीन में भी यह कार्य किया जा रहा है। मनुमाग कार्यालय भी इसमें शामिल है। अधीक्षण अभियंता अबिंदु कुमार वागड़ा ने बताया कि शासन सचिव के निर्देश पर पिछले 3 दिनों से यह सिलसिला चल रहा है। नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ जलदाय कर्मी सफाई एवं रंगाई पुताई कर रहे हैं। इसके अलावा फाइलों को सुरक्षित ढंग से जमाया जा रहा है। इसके अलावा अनुपयोगी सामान हटाया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट के जो शासन सचिव हैं महोदय के द्वारा पूरे विभाग को सरकार की मंशा के अनुसार सभी कार्यालयों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने 2 दिन जो अवकाश से निकले, शनिवार रविवार, और उनका उपयोग करते हुए और पूरे राजस्थान के PHD ऑफिसों में एक कैंपेन के रूप में लेकर और इस कार्यालय को पूरा साफ सफाई करना, अपनी फाइलों को सुव्यवस्थित जमाना, पुराना जो भी है ऐसा नकारा सामान जो कि पड़ा हुआ है उनको बाहर निकालना, स्टोर वगैरह में उनको तरीके से जमा करवाना, जहाँ भी इस तरह का सामान यदि बहुत ज़्यादा है तो उनको ऑक्शन करवाना, इस तरह की कार्रवाई ये की गई है। और इसका बहुत अच्छा परिणाम जो पिछले 2 दिन में निकला है। और ये सफाई हमने अपने इस ऑफिस में भी करवाई है। कल नगर निकाय की भी टीम बुलाकर इतना बड़ा कैंपस की पूरी सफाई JCB से, और ये मतलब JCB और उनके ट्रैक्टर बुलाकर पूरा करवाया। और हमारी भी जो है लेबर और पूरे खुद जन आंदोलन के रूप में इसको लेकर हर विभाग का जो हर कर्मचारी अधिकारी है तक सब इसमें जो है श्रमदान के रूप में जुड़े हुए और ये काम कर रहे हैं। कब तक चलेगा सर? आज ये तो जब तक, वैसे तो 3 दिन का प्रोग्राम था, आज हम 3 दिन के बाद वापस फाइलों को वगैरह सबको जमाना है, व्यवस्थित करना है। और कहीं काम ज़्यादा फैला हुआ तो उसको ठीक करना, तो जब तक ठीक करेंगे 2-3 दिन में सब हो जाएगा।
स्टेट रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। यह बैठक अलवर बस स्टैंड परिसर स्थित एटक कार्यालय पर आयोजित की गई। इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों की ओल्ड ईपीएस पेंशन स्कीम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। एटक प्रदेश सचिव हरिओम चुग ने बताया कि संबंधित पेंशन स्कीम के तहत 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम में काफी विसंगतियां हैं, इसे लेकर संघर्ष किया जाएगा। चुग ने इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसमें कुछ मुख्य एजेंडे दिए गए। मेन चीज़ ये कि ओपीएस का इशू जो है बहुत गर्म हो रहा है। तो ओपीएस की जो आदेश निकाले हैं उसमें बहुत सारी विसंगतियां पैदा कर दी है, खास करके राजस्थान रोड सरकार के जो आदेश कुछ है ये कुछ लागू कर रहे हैं सही मायने में, उनमें विसंगतियां पैदा कर दी गई है। तो उसके लिए यहाँ पर चर्चा की गई। इसी प्रकार ईपीएस 94(5) जो कि 2014 से पहले जो लोग रिटायर हो गए उनकी मिनिमम वेज जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई, जबकि हमारी डिमांड है उसमें कम से कम 9,000 रुपये मिनिमम होने चाहिए रिटायर होने के बाद, और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए। लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, जबकि 35 और 40 साल की नौकरी करने के बाद हर साल उसने पैसे कटवाए हैं इससे फंड में, उस फंड में पैसे जमा हुए हैं। हम अपने फंड से ही पैसे लेना चाहते हैं, वो सरकार हम पर दया नहीं करवाना चाहते हैं, तो इसके बावजूद भी उसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। इसमें इसी प्रकार की और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा की गई है, और अब ये सोचा जा रहा है कि अगर शीघ्र इस पर फैसला नहीं किया गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो अथवा रोडवेज हो, तो तीनों से संबंधित मामले हैं, अगर फैसला नहीं होता है तो हमें निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अलवर के रूपबास में 50 साल की महिला अंगीठी पर हाथ तापते समय झुलस गई। उसका इलाज जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में चल रहा है। पीड़िता मंजू रूपबास में रेलवे पटरी के पास की निवासी है। उसकी परिजन ज्योति ने बताया कि रविवार देर शाम वह घर पर अंगीठी पर हाथ ताप रही थी। इसी दौरान साड़ी में आग लगने से वह करीब 30% झुलस गई। वहीं बर्न वार्ड में इस समय आग से झुलसे हुए 4 मरीज भर्ती हैं। जो साड़ी में आग लग गई। कहाँ के निवासी है? रूपबास में काके? रेलवे फाटक। कितनी उम्र है इनकी? 50। तो सिगड़ी हाथ की तो साड़ी में वैसे आग लगी। अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई काशीराम ने बताया कि 30 जनवरी को परिवादी शुभम ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सोना विहार स्थित कॉस्मेटिक गोदाम से चोरी होने की सूचना दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने फतेह सिंह गुब्बत क्षेत्र निवासी आरोपी दिलदार सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी से उसके साथियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। दिनांक 30/1/2024 को शुभम गोयल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मकान नंबर 8 सोना विहार अलवर में इनका कॉस्मेटिक उत्पादों का गोदाम है, जिसमें किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी, सामान चोरी करके ले गए थे। मुखबिर की इतला पर दिनांक 4/2/2024 को एक आरोपी को अनुसंधान के लिए लेकर के आए थे, जिसका नाम दिलदार सिंह उर्फ सोनू, पुत्र स्वर्गीय श्री कश्मीर सिंह, जाति भाटला सिख, उम्र 27 साल, निवासी फतेह सिंह की गुम्बद, कच्ची बस्ती अलवर, पुलिस थाना एनईबी अलवर, वर्तमान में कमला नगर 12 क्वार्टर के पीछे बख्तल की चौकी अलवर का रहने वाला है, जिसको मुकदमे में फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिसके फुटेज प्राप्त किए गए थे, फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है पहचान करके, और जिसके बरामदगी करना शेष है वह अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिसको आज पीसी के लिए पेश किया जा रहा है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233853।
and 23386663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर शहर के वैशाली नगर में सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने फंदा लगाकर जान दे दी। नदबई थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदेरा गांव निवासी 24 वर्षीय ज्योति शर्मा 6 महीने पहले ही सरकारी स्कूल में 3rd ग्रेड टीचर लगी थी। वह उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गोंदपुर स्कूल में पढ़ाने जाती थी। सोमवार को उसने घर के लोगों का फोन नहीं उठाया। आशंकित परिजन अपने गाँव से अलवर की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में पुलिस का फोन आया कि ज्योति ने आत्महत्या कर ली है। सावन चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा शिक्षिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जानकारी में सामने आया कि घटना के वक्त कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। ज्योति कुमारी नाम, ज्योति कुमारी कहाँ की निवासी है? सुंडियाना। यहाँ अलवर में कहाँ रहती है? वैशाली नगर। क्या काम करती थी? ये टीचर है, 3rd ग्रेड टीचर, गोंदपुर गांव में। ऐसे पता नहीं, मेरे पास तो कॉल गया था करीब 11, 11:30, 12 बजे का। ट्रेजरी हो गई है कृपा के साथ में। उसका नाम तो ज्योति कुमारी है, लेकिन घर पे कृपा बोलते हैं। मेरी मैसेज का फोन गया था, मैसेज के पास से भांजे गया था, उसके संग को ट्रेजरी हो गई। कितने दिनों से रह रही है? वो तो काफी दिन से रह रही है। किसी पे कोई शक है? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते सर। कॉल गया था, रास्ते में आ रहे थे जब 1 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास, कि आप यहाँ इस जगह आ जाओ मकान पर। पुलिस मौके पे पहुंच गई हमसे पहले। अलवर के जिला अस्पताल में पेड़ काटने का मामला सामने आया है। इस बारे में खन्ना गुर्जर ने बताया कि कुछ व्यक्ति यहां पेड़ को काट रहे थे। जब इन्हें रोका गया तो उन्होंने अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा पेड़ की छंगाई के आदेशों का हवाला दिया, लेकिन छंगाई के बजाय हरे पेड़ की मोटी डालियां काट दी गई। इसके अलावा एक कटी हुई डाली नीचे की तरफ लटक रही है, जिससे हादसा हो सकता है। मैं एक मेडिकल के चक्कर में आया था सामान्य चिकित्सालय में, तो मेरे को यहाँ एक आदमी टांचा लेके पेड़ के ऊपर चढ़ाई दिया। मैंने उससे पूछा तो कैसे काट रहा था, उनका अंदर अधिकारी ने किए। मैंने जब ज़्यादा सवाल जवाब कराया तो वो छोड़ के भाग गया, और भगने के बाद में 2 डाली ऐसी कटी छोड़ गया कि वो किसी के ऊपर गिर गई तो वो बेचारा जान से मर जाएगा। तो मेरी पीओ महोदय से ये शिकायत है कि मोटे मोटे पेड़ किसकी अनुमति से कटवाए गए, और ये 1 नंबर का गलत काम है।
पेड़ों की छंगाई होनी नहीं चाहिए थी। गर्मी आ रही है, आगे जनता कहाँ बैठेगी। पूर्व सांसद युवरानी महिंद्रा कुमारी की जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार से राजर्षि कॉलेज खेल मैदान में एथलेटिक प्रतियोगिता शुरू हो गई। इसका शुभारंभ 6 बजे मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। अध्यक्षता किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। समिति अध्यक्ष जीतकुर सागवान ने बताया कि हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार 2 दिवसीय टूर्नामेंट में देश के सभी राज्यों सहित श्रीलंका एवं अन्य कई देशों से भी खिलाड़ी आएंगे। इनमें 5 वर्ष से लेकर 100 साल से भी अधिक आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी जी की जयंती पे खेल का आयोजन किया जा रहा है और हमेशा जो है मैं उनकी जयंती पुण्यतिथि खेल के रूप में मनाती हूँ। तो इसलिए कल उनकी जयंती है 6 तारीख को 10:15 बजे हमारा जो है अतिथिगण यहाँ आएंगे। सवेरे 6 बजे से वॉक चालू हो जाएगी और 10:15 बजे मुख्य अतिथियों के द्वारा हमारे खेल का उद्घाटन का आयोजन होगा और उसके बाद जो है सारा दिन खेल हमारे चलता रहेगा। 2 दिन का ये आयोजन है 6 और 7 का और खिलाड़ी जो है हमारे काफ़ी लोग आ चुके हैं, कल शाम से ही आ गए हैं। खेलो इंडिया टूर्नामेंट का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में समापन हो गया है। यहाँ मार्शल आर्ट थांग ता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान अलवर के नितिन सिंह सोडा ने एक श्रेणी के 60 किलो भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि इस खेल में नितिन कुमार, कबीर यादव, अनिल, सुरेश राजपुरोहित, प्रभात मंगलम मिश्रा, रीवा जैन, तमन्ना शर्मा और शेषाद्री कंवर राठौड़ शामिल हुए। जबकि महिला टीम की कोच निधि शर्मा और पुरुष टीम को सोमवीर सिंह तंवर रहे। इन सभी खिलाड़ियों का अलवर आगमन पर डीजे और खुली जीप में बैठाकर स्वागत किया गया। राजस्थान तांगा एसोसिएशन के खिलाड़ी राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं और ये 6वां खेलो इंडिया का यूथ गेम था जिसमें -60 kg भार वर्ग में तांगा की स्टाइल होती है पहली स्टाइल। उसके अंदर जो स्टाइल आमा है उसमें हमारा एक बच्चा है नितिन कुमार छोटा, उसने 2nd पोजीशन लाया है, सिल्वर मेडल जीता है उसने। और राजस्थान तांगा में यानी कि खेलो इंडिया में तांगा का पहला मेडल है ये पूरे राजस्थान में जो हमारे बच्चे ने जीता है। इसके साथ साथ में हमारी 3 लड़कियां और टोटल 4 लड़के और 3 लड़कियां शामिल थे और एक महिला कोच और एक राजस्थान टीम से 9 सदस्यीय दल गया था। हमारे राजस्थान टीम के सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। क्वार्टर फाइनल के बाद में कुछ खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा और हमारा एक खिलाड़ी फाइनल राउंड में पहुंचा। और हम ये वादा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब भी 7वां खेलो इंडिया का जब आएगा तो जो बच्चे हमारे बचे हुए के अंदर वो 100% श्योर है मेडल निकालेंगे। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड और पुलिस लाइन मार्ग के दोनों ओर नालों की नियमित सफाई नहीं हो रही। यहां कई महीनों से गंदगी जमा रहने के कारण थोड़ी बारिश में ही गंदा पानी जमा हो जाता है। ऐसे में आवाजाही मुश्किल हो रही है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर कुछ मैरिज होम भी हैं जिनमें शादियां होती हैं। इन कार्यक्रमों में आने वाले लोग भी भारी परेशानी उठाते हैं। इसके अलावा गायत्री मंदिर रोड पर दुकानों के आगे भी गंदा पानी एकत्र हो जाता है। इस क्षेत्र के निवासी शिखर चंद, रिंकू कुमार, मोहनलाल, यूनुस खान, लालाराम, विजेंद्र और बबलू आदि ने नालों की सफाई करवाने की मांग की है। अवैध खनन को रोकने का प्रयास मुसीबत का सबब भी बन रहा है। राजगढ़ रेंज के वन खंड उकेरी के तहत भूड़ा गांव में अवैध खनन करने वालों ने वन विभाग की जीप को अपने ट्रैक्टर से टक्कर मारने की कोशिश की। हालांकि ट्रैक्टर ही पास की खाई में जा गिरा। यह घटना तब हुई जब वनपाल हरीश तिवारी एवं सत्येंद्र सिंह सहित अन्य कार्मिकों ने इन्हें रामसिंहपुरा ग्राम के पास रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद ड्राइवर विजेंद्र मीणा और उसके भाई भीम सिंह ने वन विभाग की जीप को ट्रैक्टर से टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। जब अन्य स्टाफ ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर खाई में जा गिरा। इस दौरान एक वन कर्मी को चोट भी लगी है। जानकारी मिलने पर रैणी की पुलिस मौके पर पहुंची। उधर रेंजर दीपक मीणा सहित हरीश तिवारी के अनुसार दोनों के खिलाफ रैणी थाने में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
जल जीवन मिशन योजना के तहत लगाए गए अन्य ट्यूबवेलों के विद्युत कनेक्शन का बिल अरसे से जमा नहीं हो रहा। इसके चलते विद्युत निगम कनेक्शन काट रहा है। टेला के धोलान गांव में भी कनेक्शन हटा दिया गया। इस वजह से पानी की समस्या बनी हुई है। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रोहिताश ने बताया कि अधिकारी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उधर जलदाय विभाग का कहना है कि जल स्वच्छता समिति की ओर से बिजली का बिल जमा किया जाना चाहिए। अलवर करौली मेगा हाईवे से बीजवार नरोका तक भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में रोड निर्माण में खामियां सामने आई हैं। पीडब्ल्यूडी की उदासीनता के चलते सड़क के पास गहरी खाई में पत्थरों की पिचिंग नहीं की गई है। ऐसे में यह सड़क कभी भी धंसकर दुर्घटना का कारण बन सकती है। सोनपुर से बीजवार नरोका की ओर प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसका कार्य हुआ है। सड़क के दोनों ओर डाली गई मिट्टी पर रोड रोलर भी नहीं चलाया गया। इसके अलावा गहरे गड्ढों में पत्थरों का भराव भी नहीं हुआ है। ऐसे में बारिश के दिनों में मिट्टी का कटान और सड़क धंसने की आशंका है। बीजवार नरुका निवासी अजय कुमार, राहुल सिंह, शोभाराम, रोशन लाल सहित अन्य गांवों के निवासियों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। सरिस्का से भटके बाघ के हमले से घायल वनकर्मी हीरालाल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बाघ ने 21 जनवरी को उस पर हमला किया था। रेवाड़ी में शुरुआती इलाज के बाद उसे सोलंग के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब स्वस्थ होकर हीरालाल अपने घर इंदोक राड़ी पहुंच गए हैं। उल्लेखनीय है कि सरिस्का की टीम पगमार के सहारे रेवाड़ी के भटासन गांव पहुंची थी। इस दौरान वनकर्मी हीरालाल पर सरसों के खेत में टाइगर ने हमला कर दिया था, लेकिन घनी फसल के कारण बाघ हीरालाल को घसीटकर ले जा नहीं पाया। साथ ही शोर शराबा होने पर बाघ दूसरे स्थान पर चला गया। हीरालाल ने बताया कि वह ईश्वर की कृपा से मौत के मुंह से बचकर आया है। मार्ग तो जा रहे थे, हम ढूंढते ट्रेकिंग करते करते और उस जो सरसों का खेत था उसमें घुस गया वो टाइगर। हम उनके पगमार्ग देखते देखते कहीं वो उसके लिए भाई यहाँ पाडा लगाएंगे, ये करेंगे, ऐसे गया तो क्यों टीम हमारी साथ थी सब। गाड़ी गुड़ी यूं ही खड़ी थी, डोला था पास में, तो थोड़ा अंदर गए वो अंदर बैठा हुआ था। बस उसने आते ही वो हाथ कर आया सीधा, और वो आते ही मुँह फाड़ा, तो इस हाथ को वो मुँह का मान पकड़ लिया, नीचे दाब लिया, नीचे दाब के और यूं बैठ गया वो दाब के नीचे। तो मैं नीचे, लेकिन बोली बंद नहीं हुई मेरी। तो ये हाथ है ना वो थोड़ा सा यूं मुंह करे ना दोबारा, तो ये हाथ उकस गया मेरा। उधर तो ऐसा हुआ कि उसका मुंह है जो यूं था, ये दोनों आंगली है ना, ये दोनों आंगली है जो नाकों में बढ़ गई। कैसे कुदरत की माया हुई, तो वो खा जो कर एकदम और इतनी दूर चला गया, वो वहाँ पर चला गया। फिर वो खड़ा हुआ मैं रो करता, और वो एकदम ही आया। फिर वो जी, तो वो जी आया ना, जब वो घग्गर दोबारा से आया तो सरसों का खेत था, कुछ तो उसमें प्लेटा लग गया और कुछ मेरा, तो मैं यूँ घूमा ना तो मेरा सिर तो चला गया टाइगर के नीचे रिया। फिर यही हाथ आ गया उसके पकड़ का मान। बस फिर वो तो थोड़ा सा तो दाब के बैठा, और वो लेके जब तक बग लिए दूर, और एक को ले गया तो मुकेश है ये बड़ा भाई का बच्चा, ये लाठी लेर दूर से बग्यो तो तोरा ये सर के ऊपर मेरे ये था, ये हाँ भगवान रुमाल। तो वो नहीं दिखा ना वो बग्या जी में, और काका नहीं लेगो, तो ये बग क्या है। फिर तोरा ये छुड़ा कर फिर थोड़ा बैठ गया जाकर के, उसने जोर तो किया, लेकिन टाइगर यूँ हमारे पास में जाके बैठ गया, और हम उस लटकों पर पीटते और फिर हम दोनों बाहर निकले। बस फिर बाहर ले आते देखा दाखी कर यार हमको अस्पताल ले आ गई अपने रेवाड़ी। और रेवाड़ी तो मेरे खून है ना, ये नहीं रुके थे वो कुछ पता नहीं देखने में कर दिया कुछ, तो 4-5 पट्टी चढ़ाए तो खून मेरे नीचे से भी निकले, कुलांकत से भी निकले, इतना ही खून नीचे से निकले, इतना ही यहाँ से निकले, तो पूरा बेड है ना जो खून हो जाए। फिर मैं इनको बोला यार मेरे यहाँ यार हो सकता है यार कोई गड़बड़ हो जाएगी। साहब का फ़ोन गया, साहब फटाफट गाड़ी भेजा। कोरा था उस दिन, 4-5 गाड़ी आगे पीछे और भी व्यवस्था करता, लेकिन ये मौसम ही बहुत ख़राब था, तो वो गाड़ी लेकर के फिर मेरे को यहाँ अपने सोलंकी साहब के ले आए। तो साहब बाहर ही खड़े, डॉक्टर साहब और ये सब आते ही बाहर ही खड़े, तो बाहर ही लिटाया, और वहाँ पहले इंजेक्शन दवाई गोली सब वहाँ करी। नवसर्जित नगर पालिका मालाखेड़ा में संसाधनों का अभाव बना हुआ है। यहाँ ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही पालिका के पास खुद का भवन है। ऐसे में पालिका के अधिशासी अधिकारी बिना बजट और स्टाफ के कार्य करने को मजबूर है। पालिका बने 1 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन अब तक स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वास्थ्य शासन विभाग की उदासीनता के चलते पीडी अकाउंट का अभाव भी बना हुआ है। पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, उपाध्यक्ष शिवचरण भलाई और अनेक पार्षद इसे लेकर मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अभी हमारा पीडी खाता नहीं खुला है, यहाँ पर ईओ साहब लग रहे हैं, जेएन साहब लग रहे हैं, बाकी एक कर्मचारी वो अकाउंटेंट
डबल AO साहब लग रहे हैं, वो भी उस पर लग रहे डेपुटेशन पे, और एक मैडम लग रही है वो भी डेपुटेशन पे। स्थायी कर्मचारी नहीं है अभी। स्थायी कर्मचारी नहीं रहते तो परेशानी तो रहती है, वैसे हमारा काम चला रहे हैं हम तो। अलवर लोकसभा के लिए कांग्रेस की ओर से प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र राठौर रविवार को मालाखेड़ा पहुंचे। यहां नगर पालिका परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह और उपाध्यक्ष शिवचरण भलाई सहित ब्लॉक अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी राठौर ने बताया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनेक कार्य करवाए हैं। कार्यकर्ता इन्हें आम जनता तक पहुँचाए और कांग्रेस को मजबूत बनाए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं ADJ पवन कुमार अग्रवाल के निर्देश पर राजगढ़ के अलई गांव में श्रमिकों को कानूनी जानकारी दी गई। समिति के सचिव भाग्यश्री मीणा ने बताया कि पैरा लीगल वॉलेंटियर सुरेंद्र कुमार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। साथ ही नालसा एवं राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा महिला श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डडीकर में विद्यालय स्टाफ के सहयोग से नवाचार किया जा रहा है। संस्था प्रधान मधु कौशिक ने यहां प्रार्थना सत्र को आनंदमय बनाते हुए नवाचार किया है। सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर एक नई प्रार्थना और देशभक्ति गीत का अभ्यास करवाया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों की भी सक्रिय भागीदारी है। कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रार्थना सत्र हो बहुत ही रोचक और उत्साहजनक हो। इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि हम प्रतिदिन एक अलग प्रार्थना और एक अलग देशभक्ति गीत बच्चों के से विद एक्शन कराएं। और इस काम के लिए हमारे सभी स्टाफ ने बहुत सहयोग किया और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी मेहनत उनकी रंग लाई। और ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे विद्यालय का प्रार्थना सत्र है। प्रार्थना सत्र अच्छा होने से पूरे दिन बच्चा और स्टाफ सभी उत्साह में रहते हैं। साथ ही हमारे विद्यालय में गांव की भामा शाह ने पूरा कमरा बनवा के स्कूल के लिए दान दिया है। उसके लिए भी गांव की तरफ से बहुत हमारा सहयोग रहता है। साथ ही इसी वर्ष हमारे विद्यालय में शारीरिक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जो कि गांव की और भामा शाह के सहयोग से बहुत सफल रही। मालखड़ा क्षेत्र में गत देर रात्रि बारिश से सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। ग्राम कलसाड़ा के किसानों ने बताया कि देर रात करीब 1 बजे ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। ऐसे में उनके क्षेत्र में करीब 40% फसल खराब हो चुकी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कितना ओले पड़े, कब बारिश हुई, क्या घटना? 15 से 16 मिनट के बीच ओले पड़े हैं। मैं जग रहा था, 10:30 पौने 11 का टाइम था। रात को पड़े। तो इन ओलों से फसल को नुकसान हुआ है। 40% सरसों की फसल खत्म है। अब आपको सरकार से, प्रशासन से क्या मांग है? अब प्रशासन से यही है, प्रशासन कुछ कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो देखते हैं क्या होता है। आगामी विधानसभा के चुनाव हैं, वो लोकसभा के चुनाव हैं, कहेंगे। तो आपने तहसीलदार, पटवारी कुछ नहीं? देखो अभी थोड़ा सा हम तो गए नहीं, हमारे सरपंच साहब से रिक्वेस्ट की थी तो वो खुद भी पीड़ित हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं ठीक हो जाता हूँ 2-4-5 दिन में पटवारी जी को बुलवा के सर्वे करवा देंगे अपना। तो अब वो क्या है, खुद पेशेंट हैं इस वक्त, या लिए 2-4-5 दिन का टाइम ले लिया। हमारे शादी थी तो मैं भी व्यस्त था, नहीं मैं पटवारी जी को तो मैं ही बोल देता। तो पूरे गांव को नुकसान हुआ है? हाँ, पूरे गांव। तो आपकी जो सरसों की फसल है, कितनी बोई है आपने इस बार? हमने साहब ऐसे बोई है, बिकौक बोई है, एक बिकौक। ठीक है। अब बारिश से कितना नुकसान हुआ है आपको? 40% ही है। 40% नुकसान। तो सरकार को आपने विशेषकर पटवारी को रिपोर्ट करी, इसकी जानकारी दी? अभी नहीं दी सर। तो पटवारी को जानकारी देंगे आप? बिल्कुल देंगे। सरकार से मांग करेंगे कुछ इसका मुआवजा दिया जाए? बिल्कुल। पूरे गांव में ही नुकसान है? पूरा गांव में। ओले भी पड़े थे क्या? अजी मोटा मोटा ओलान का तो नुकसान है सर। ओले की वजह से नुकसान हुआ? ओले की वजह से ही तो है। वैसे कितनी देर ओले पड़े? ओले आए करीबन 15 मिनट। लक्ष्मणगढ़ में मेव बोर्डिंग परिसर में जिला स्तरीय मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मेवात विकास एवं शिक्षा समिति ने यह कार्यक्रम किया। समारोह के अतिथियों में IAS आकिब खान, RAS अमन खान, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अफसाना खान और बैंक मैनेजर जुबेर खान शामिल थे, जबकि अध्यक्षता समाज के सदर छोटे लाल मास्टर ने की। वक्ताओं ने शिक्षा के प्रसार एवं कुरीतियों की रोकथाम पर जोर दिया। समारोह में राजकीय सेवा में चयनित लोगों और खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान सरपंच लियाकत खान, जमालुद्दीन खान, आसम खेलदार, इस्लाम खां, असरुद्दीन और फतेह मोहम्मद आदि की उपस्थिति रही। चलना आना चाहिए और समय है पढ़ाई का। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि पूरे राजस्थान में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी राजस्थान की, मेवात क्षेत्र को बहुत ही बेकार जगह माना जाता है। वहाँ पे सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होते हैं वो लोग, तो यहाँ पोस्टिंग नहीं लेना चाहते हैं। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम उनकी मेवात की तस्वीर को बदलें या ना बदलें, ये आपके ऊपर है। आप क्या चाहते हैं, कैसा मेवात देखना चाहते हैं? और मुझे नहीं लगता शिक्षा के अलावा और कोई जरिया है तस्वीर बदलने का। मेरी शुरुआत एक मदरसे से हुई थी, जहाँ पे मेरी जो अम्मी है वो चाहती थी कि मेरी सबसे बड़ी बेटी कुरान शरीफ पढ़े, हदीस पढ़े और मौलवी बने, मौलवियत करे कि मेरी 7 पीढ़ियां बख्शी जाएंगी। पर खुदा को शायद ये मंजूर नहीं था कि वहाँ मेरा दिल ही नहीं लगा और वापस मुझे इस एजुकेशन की तरफ ले आया। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं 4th क्लास में थी तो उस वक्त मुझे मदरसे भेज दिया गया, जहाँ मैं हिंदी पढ़ना ही जानती थी उस वक्त तक।
उसके बाद मैं 2 साल मदरसे में रही और वहाँ पे मैंने उर्दू पढ़ी, कुरान शरीफ तो मैंने मस्जिद में ही पढ़ ली थी। फिर मुझे लगा कि मुझे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता यहाँ पे, तो मेरे जो अंकल हैं असरू अंकल जी, उनका इस मेरी जर्नी में सबसे अहम योगदान रहा है, क्योंकि मेरे जो फादर हैं शफुद्दीन जी, वो तो आर्मी में थे, तो वो तो बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। मैंने यहाँ पे अपनी जो भी जर्नी थी उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। मेरा मेन मकसद यही था कि जितने भी स्टूडेंट बैठे उनको मैं गाइड कर सकूँ, अपनी जर्नी के जरिए उनको मोटिवेट कर सकूँ, थोड़ा उनको बता सकूँ कि आने वाली जर्नी को पढ़ाई में किस तरीके के सेक्रीफाइस करने होते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है और किस तरीके से प्लानिंग करनी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने जितना हो सका इतना उनको समझाने का ट्राई किया। अच्छा, तो आज के ज़माने में इसको तो आप नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। इट्स लाइक आप कपड़ा, खाना, मकान के बाद पढ़ाई आती है। तो ये आज की दुनिया अलग है, पहले की दुनिया अलग थी। तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती। मैं तो यही कहता हूँ, कुछ भी करें लेकिन पढ़ाई तो आप करें ही करें, ये आपकी नीड है। लोकसभा चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लक्ष्मणगढ़ की एक बैठक श्री सार्वजनिक पुस्तकालय में की गई। इसकी अध्यक्षता छोटे लाल ने की। युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष इकबाल इक्का खान ने बताया कि मुख्य वक्ता पार्टी पर्यवेक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौड़ रहे। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा और विधानसभा प्रभारी अंकित गोयल आदि की मौजूदगी रही। राठौड़ ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। सभी वक्ताओं ने लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान रिंकल मीणा, पूर्व मीणा, ताहिर खान, राम सिंह मीणा, फूल सिंह और सरपंच साहबदीन आदि उपस्थित रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बैठक थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बहुत मजबूत हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है। हर लोकसभा चुनाव में लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ विधानसभा से बड़े अंतर से पार्टी जीतती रही है। और इस बार तो खासतौर पे कि जो 2 बार यहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाई, इस बात का सबको अफसोस है, सबको दुख है, पछतावा है। भवन साहब जब MP थे तो यहाँ बहुत काम हुए। अभी गहलोत साहब की जब सरकार थी तो यहाँ बहुत काम हुई। और पूरे कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसको चुस्त दुरुस्त करके, और आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें बड़े अंतर से लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस जीते। भिवाड़ी में सैदपुर गांव की झुग्गी बस्ती में पवित्र हृदय संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष ब्रजेश कुर्मी ने कहा कि कैंसर से काफी मौतें हो रही हैं, लेकिन समय पर इलाज करके जान बचाई जा सकती है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कैंसर के लक्षणों की जानकारी भी दी। तिजारा की शेखपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि वांछित अपराधियों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विशेष अभियान जारी है। इसी कड़ी में अवैध मादक पदार्थ तस्करी में 1 वर्षीय फरार वांछित आरोपी हुसैन दीन को पकड़ा गया है। उस पर 2000 रुपए का इनाम था। योगेश कुमार दाधीच पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर इनामी बदमाशान की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें आज हुसैन दीन पुत्र नसीर को, जो 2000 रुपए का इनामी बदमाश है, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर इनर व्हील क्लब एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर ने कैंप का आयोजन किया। यह कैंसर डिटेक्शन कैंप जिला अस्पताल के IMA हॉल में लगाया गया। क्लब की सचिव शारदा कटारिया के अनुसार निर्वाही संस्था के सहयोग से यहाँ अनेक महिलाओं ने जांच करवाई। उधर क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि अगर सभी महिलाएं समय समय पर अपने शरीर की जांच करवाती रहें तो कैंसर के खतरे से बचा जा सकता है। दिल्ली से आई तकनीशियन पूजा ने भी उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधुनिक मशीन के जरिए 45 महिलाओं की जांच की गई। उधर कार्यक्रम में PDC पुष्पा गुप्ता, कोषाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक अंजना सहाय, पूर्व अध्यक्ष नीलू जैन, पुष्पा यादव और सुमित्रा सिंह आदि भी उपस्थित रही। रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के मुस्लिम परिवार ने धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी दी है। यह परिवार उनके परिवार की नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से दुखी है। अलवर SP कार्यालय पहुंचे पीड़ित पक्ष का कहना था कि आगामी 5 दिन में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा परिवार हिंदू धर्म अपना लेगा। इसके लिए मौलानाओं को भी अवगत करा दिया है। उधर रेप पीड़िता नाबालिग के परिजन ने बताया कि गत 1 जुलाई को 14 साल की नाबालिग से 2 युवकों ने रेप किया था। पुलिस ने 1.5 महीने बाद इरफान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरे आरोपी आदिल को पकड़ा नहीं गया है। साथ ही उसके मामले में FIR लगा दी गई। आरोपी पक्ष ने पीड़िता के घर पथराव भी करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पुलिस अफसरों के चक्कर लगाने पर भी न्याय नहीं मिल पाया है। सर, आज से तकरीबन 8 माह पहले सर हमारी भतीजी के साथ में
पड़ोस के ही 2 मेवों के लड़कों ने सर जबरन बलात्कार किया था सर हम कई दफ़ा एसपी साहब के भी यहाँ पे आए परिवार लेकर, डीएसपी महोदय के पास भी गए, लेकिन हमें वहाँ से तो भगा ही दिया जाता रहा और यहाँ से भी हमें सर संतुष्टि नहीं मिली, हमें न्याय नहीं मिला। अब तक मामले में क्या हुआ है, क्या कार्रवाई? सर अब तक मामले में पुलिस ने एक को तो पकड़ लिया सर। किसे? जो एक आरोपी था इरफान उसको तो पकड़ लिया सर, लेकिन जो मुख्य आरोपी है आदिल सर, जो सर साफिया के दबाव में आकर, पिछली सरकार में रही साफिया जुबैर है जो, उनके दबाव में आकर पुलिस ने उस मामले में सर एफआईआर लगा दी। साफिया जुबैर वही है जो रामगढ़ में विधायक? जी सर पहले थी जी। अब इनके पति विधायक? जी हाँ, अब जुबैर जी विधायक हैं। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मेव समाज हमारा साथ नहीं देता है तो सर हम पूरा परिवार सर धर्मांतरण करेंगे और हिंदू समाज में हम जाएंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आपके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो आप हमारा साथ दीजिए और अपराधियों को पकड़वाने हमारी मदद करें, नहीं तो हम धर्मांतरण करेंगे सर। 2 दिन पहले एसपी के घर के सामने भी धरना दिया था, वहाँ से सर हमें सिर्फ ये कह के वहाँ से भगा दिया गया कि ठीक है हम दोबारा से जांच शुरू करवा रहे हैं आपकी और एडिशनल हेडक्वार्टर के पास में आपकी जांच रहेगी। लेकिन सर अभी हम गए अंदर एसपी ऑफिस में तो हमें मिलने भी नहीं दिया। उधर एसपी आनंद शर्मा के अनुसार इस मामले में दोबारा जांच एएसपी से करवाई जा रही है। इसके अलावा मुख्य आरोपी अरेस्ट हो चुका है, वहीं अब जांच के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष के परिवार को पाबंद भी कराया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हुई दलित परिवार की शादी की गुड़ चढ़ी। लक्ष्मणगढ़ के ग्राम टोड़ा में समाज कंटकों ने दी थी धमकी। दिव्यांगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने के विरोध में आत्मदाह की दी चेतावनी। जिला कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारियों से मिले दिव्यांग समिति के प्रतिनिधि। युवाओं के लिए निराशाजनक बनी मुख्यमंत्री संबल योजना। 12,000 से अधिक बेरोजगारों को करीब 6 माह से नहीं मिला भत्ता। और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस पर्यवेक्षक धर्मेंद्र राठौड़ ने किए दौरे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुई बैठकें। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।